देवी और सज्जनों, अरसे बाद मैं इस तरह के एक लाइव प्रोग्राम में लौटा हूँ। शुक्रिया नितिन जी, बड़ी ज़रूरी और कमाल की किताबें लिखने के लिए। नितिन जी की ज़िंदगी में सब कुछ बहुवचन में है, एक वचन में सिर्फ 3 चीज़ें हैं, ये खुद, इनकी पत्नी और इनका कुत्ता चैम्प। कामयाबियाँ बहुवचन में हैं, किताबें बहुवचन में हैं। इससे पहले कि मैं बहुवचन इज मैम प्लूरल जी, मैंने जोड़ लिए थे तीनों। मैम आई हैव डन माय होमवर्क। तो नितिन जी ने बहुत कमाल की किताबें लिखी हैं देवियों सज्जनों। पहली किताब जो है विनिंग इन द डिजिटल एज, ये 2020-21 के दौर में आई थी। दूसरी किताब है जिसका हिंदी तर्जुमा अभी अभी आपके सामने पंख फड़फड़ा के मंजुल के लोगों की तरह उठ खड़ा हुआ है। मंजुल की तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि वो हिंदी में बड़ी ज़रूरी किस्म की किताबें छापते हैं, इसलिए भी कि ये फ्लोर पेंगुइन या हार्पर ने नहीं लिया है। अब भाई जो बात है सो बात है, सेकंड और थर्ड उनके पास है, फोर्थ खुला है अभी। तो हम मास्टरिंग द डेटा पैराडॉक्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नितिन जी की एक बड़ी कमाल की थ्योरी है जिसको हम संक्षिप्त में पॉसिबल कहते हैं, लेकिन जब पॉसिबल के हर लेटर का आप मतलब जानेंगे तो शायद आपको ज़िंदगी के एआई के दौर में कुछ मायने मिले। क्योंकि एक ज़माना था जब इंसान आसमान की तरफ ताकता था और ये पूछता था कि कौन कमबख्त है जो वहाँ से झांक रहा है, या ये कौन है जो हमारी ज़िंदगी, हमारी किस्मत, अगर किस्मत जैसी कोई चीज़ होती है, या इत्तेफाक तय कर रहा है। अब हमें पता है कि वो भविष्यवाणी या कविता की वाणी सही थी कि जब तुम खाई में दूर तक गहरे झांक कर देखते हो तो वो खाई, वो कुआं भी पलट कर तुम्हें देख रहा होता है। हमें पता है जितनी दफ़ा हम अपने कंप्यूटर को प्रॉम्प्ट्स दे रहे होते हैं उतनी दफ़ा कंप्यूटर हमें समझने के ज़्यादा करीब आ जाता है। खेल एआई का है, इंटेलिजेंस का है, डेटा का है, या अंततः खेल विजडम को बचाए रखने का है और हमें भय से मुक्त रखने का है। एक और किताब है जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे, ह्यूमन एज इन द एआई एज। ये अभी अंग्रेज़ी में ही आई है, पर मुझे ये आश्वासन दिया गया है नितिन जी के द्वारा कि ये हिंदी, गुजराती समेत तमाम भारतीय भाषाओं में जल्द ही उपलब्ध होगी। सर, मैं पिछले दिनों, आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। कुछ दिनों पहले एक और भाई साहब अमेरिका से आए थे आप ही की तरह, उनका नाम है श्री सैम ऑल्टमैन। तो उनके साथ बैठा हुआ था, तो एक लंबी बातचीत हुई एक्सप्रेस अड्डा में, पर एक उनका जवाब जो मेरे जहन में वैसे अटका रहा जैसे मोहल्ले के बिजली के तारों पर पतंग अटकती है। उनसे पूछा गया कि वो कौन सी चीज़ है जो आप चैट जीपीटी से कभी नहीं पूछोगे। उन्होंने कहा कि मैं प्यार के और विजडम के बारे में कभी नहीं पूछूंगा। आपकी इस नई किताब में एक बड़ा अच्छा वाक्य है जो मैंने अभी अंडरलाइन किया कुछ देर पहले, कि रिवोल्यूशन पोलाइट नहीं होता है, वो आता है, डिस्टर्ब करता है और अपने हिसाब से चीज़ें बदलता है। जब आप मास्टरिंग द डेटा पैराडॉक्स की बात करते हैं तब आपके जहन में एक सफल उद्यमी है, ज़िंदगी में तमाम कामयाबियाँ आपने हासिल कर ली, सारे बॉक्सेस टिक हुए हैं, आईटी भी पढ़े, आईएम भी पढ़े, कंपनियों का संचालन किया, अपनी कंपनी चला रहे हैं। क्यों आपके जहन में आया कि ये किताब लिखनी चाहिए? सौरभ जी, पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके सर। देखिए, हमेशा मेरे में एक भाव रहा है कि आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, तो मेरे को आई हैव टू गिव बैक, कि क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट हुआ, बट पढ़ाई में अच्छे थे, और उस टाइम पे थे कि जब भारत में एकदम अपॉर्चुनिटीज़ बहुत उनका एक्सप्लोजन हुआ, तो हम भी आगे बढ़ गए। तो वो लगता है मेरे को कि जो है ना, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ द इंडियन रियलिटी, एंड देन द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ की जो वेस्ट से हमें मिली, और वो एक बहुत बड़ा, आई थिंक एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो उससे मुझे हमेशा लगा कि मेरे को वापस देना चाहिए जी। और जो डिजिटल, डेटा, एआई, ये 3 विषय हैं, इनको मैं त्रिदेव बोलता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इकट्ठे जुड़े हुए हैं कि ये इस समय विश्व में सबसे भारी फोर्सेस हैं, और ये सिर्फ
टेक्नोलॉजी फोर्स नहीं है ये हम बहुत हमारी गलती होगी अगर हम सोचेंगे कि ये टेक्नोलॉजी है सिर्फ। मेरी किताबों का मुद्दा यही है कि ये टेक्नोलॉजी दिखती है बट ये टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ी है। ये हमारे जीवन के हर पहलू पे इनका बहुत बड़ा एक असर है। और मेरे को ये भी लगता है कि भारत को आगे बढ़ने के लिए हमें इन सबको एकदम गले लगाना है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसलिए मैं लिखता हूँ। और हमें भारत को जो थोड़ा विश्व ने और खुद हमने खुद भी एक अपने को एक टेक्नोलॉजी बैक ऑफिस बना दिया। बट हमें वो बैक ऑफिस बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ पे जो टैलेंट है वो अब स्पेशली जिस तरह ये डिजिटल डेटा एआई का एक विस्फोट हो रहा है उससे उनको वो एक चिंगारी है जिससे वो एक बहुत पूरा प्रज्वलित कर देंगे ब्रह्मांड को। बट उनको पूरा एक जो सही मायने में ये क्या है, ये थोड़ा जैसे ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं कि सबको नहीं होता है जी, वैसे इसी का भी जो ज्ञान है वो सबको नहीं है। तो वो और आई थिंक मेरा जो जर्नी रही है उसमें मेरे को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं। तो अब मेरे को लगता है कि मेरे को शेयर करना चाहिए। तो और एक ये भी है, सो एक ऊपर एक बड़े जो एक फिलोसॉफिकल लेवल पे जो मेरे को चीज़ ड्राइव करती है। बट जो अगर हम देखें ये जो रेवोल्यूशन है, अब एआई रेवोल्यूशन है, तो उसका जो मेन विनिंग फैक्टर जो है वो डेटा है। बहुत बात होती है कंप्यूट की कि एनवीडिया जीपीयूज और स्टोरेज कैपेसिटी और सब कुछ, बट जो विनिंग फॉर्मूला है वो अभी भी डेटा है जी, डेटा है। और वो बहुत कठिन है उसको मास्टर करना। जो डेटा जो है वो आपने एक कहानी सुनी होगी कि हाथी है और 7 अंधे लोग एक रूम में हैं और हर इंसान जो उसको देखता है टच करता है तो अलग ही बोलता है कि नहीं भैया पूंछ को देखता है तो ये सांप है, वो पैर को देखता है तो बोलता है कि ये तो पेड़ का तना है जी। तो डेटा भी वैसे ही है, डेटा वैसे ही है। डेटा इतना विशालकाय है कि उसको हर किसी भी अब इंसान से पूछोगे वो अलग अलग ही कुछ बोलेगा। और मुझे लगा कि शायद मेरे एक्सपीरियंसेस में मैंने वो जो 7 अंधे आदमी उनका मैंने 7 प्ले करा है रोल, तो मुझे शायद उसका एक अनुभव है और मुझे लगा कि मुझे उसे थोड़ा जो है अनलॉक करना चाहिए कि जो एक आम आदमी है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे प्रोफेशनल्स हैं, उनको थोड़ा सा ये एक जो मिस्ट्री है, डेटा एक मिस्ट्री के रूप में है जी, उसको हम थोड़ा अनलॉक कर पाए। अच्छा, आपने दृष्टिहीनों का जिक्र किया। मुझे ये सिखाया गया है कि न्यूज़ रूम में कि अब अंधा शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, दृष्टिहीन ज़्यादा एप्ट वर्ड है। आपने डेटा पैराडॉक्स शब्द इस्तेमाल किया है, तो कई लोग ये जानना चाहेंगे कि आपने पैराडॉक्स शब्द क्यों इस्तेमाल किया है, किस तरह के आपको अंतर्विरोध दिखते हैं इसमें। उसके बाद हम जो आपने एक राह बताई है पॉसिबल वाली उस पर आएंगे, पर पहले ये डेटा पैराडॉक्स क्यों? देखिए, पैराडॉक्स मेरा एक बहुत ही फेवरेट कॉन्सेप्ट है और वो सिर्फ डेटा के लिए नहीं है। अगर आप ह्यूमन एज पढ़ेंगे तब भी वहाँ पे मैं पैराडॉक्सेस की बहुत बात करता हूँ, बिकॉज दुनिया के जो हमारे जीवन के और बिजनेस के हर पहलू में पैराडॉक्सेस हैं। कि जैसे एआई का हम बात करें तो मैन मशीन पैराडॉक्स है, अगर बिजनेस की बात करें तो ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, जीवन की बात करें तो उसमें जो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, हर चीज़ में पैराडॉक्सेस हैं जी। तो ये मेरा एक बहुत फेवरेट टॉपिक है। और जब मैंने डेटा को देखा तो मुझे पैराडॉक्स दिखा। और अंग्रेजी की एक बहुत सुंदर कविता है जी, मैं उसका एक पंक्ति उसकी बोलूँगा, वाटर वाटर एवरीवेयर येट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। वाटर वाटर एवरीवेयर येट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो ये पैराडॉक्स है कि इतना जो डेटा का विस्फोट हुआ है पिछले 20 साल में, सौरभ जी आपको विश्वास नहीं होगा कि डेटा जो है 1 से 1.5 लाख टाइम्स बढ़ा है, 1 to 1.5 lakh times डेटा हैज एक्सप्लोडेड। जो ह्यूमन पॉपुलेशन शायद 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स हुई है, ग्लोबल जीडीपी 3-4x हुआ है उतने में। बट
जो है डेटा का बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, बट उसकी जो यूजफुलनेस है कि उससे हम इंसाइट क्या निकाल रहे हैं और उस इंसाइट से एक्शन क्या ले रहे हैं जी वो तो ऐसा है कि आपका समुद्र में है जी। बट वो पानी खारा है, आप पी नहीं पाते हैं हम्म, और आपको प्यास बहुत लगी है, और जैसे ही आप खारा पानी थोड़ा भी पीते हैं तो आपकी प्यास और बढ़ जाती है। जी तो ये पैराडॉक्स है, ये पैराडॉक्स है कि हम जो है डेटा के समुद्र में हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, बट उसके साथ साथ जैसे ही वो समुद्र और बढ़ता है हमारी जो प्यास जो है वो और बढ़ती रहती है। और उसका एक समाधान आपने बताया है, पॉसिबल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओपननेस, स्पिरिचुअलिटी, बैलेंस, लीडरशिप एंड स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जरा इसको एक्सप्लेन करें। पॉसिबल एक बहुत बड़ा जो है वो फ्रेमवर्क है जो मैंने ह्यूमन एज में मैंने बात करी थी, उसको भी जोड़ते हैं। बट जो एक सिर्फ अगर पहले डेटा की बात करें, जी पहले डेटा की बात करें, जो एक जो मेन मुद्दा है जो एआई के लिए भी रेलेवेंट है सौरभ जी, कि हम ये जितनी जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रेंड्स हैं उनको एक टेक्नोलॉजी के रूप में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे डेटा, जैसे पहला हमारा होता है कि पहले हम इसको इकट्ठा कर लें। जैसे एक बच्चा जो है जो क्रिकेट खेलने जाता है, जैसे मैं पहले क्रिकेट खेलने जब छोटा था तो मेरे को होता था मैं पहले अपना एक क्रिकेट बैट इकट्ठा कर लूँ, मैं पैड इकट्ठा कर लूँ, ग्लव्स इकट्ठा कर लूँ। जब तक मैं वो इकट्ठा करता रहता था तो वो शाम हो जाती थी और खेलने की बारी खत्म हो जाती थी। तो डेटा के साथ भी ऐसा ही है सौरभ जी, कि जो सारी कंपनीज हैं उसको पहले इकट्ठा करनी है कि मैं एज अ टेक्नोलॉजी में उसको पहले इकट्ठा कर लें, उसके ऊपर एक हम बड़ा सुंदर सा कोई दृश्य बना लें, कस्टमर 360 उसको बोला जाता है, और फिर उससे बहुत बढ़िया बढ़िया इंसाइट्स आएंगी। तो ये कभी हो नहीं पाता है, बिकॉज जो डेटा है वो जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो टेक्नोलॉजी उतना कैचअप नहीं कर पाती है, और हम उसी में जूझते रहते हैं। तो उसका, और ये एक अंदर से शायद हमारी एक बड़ा एक ह्यूमन पॉइंट पे भी आता है सौरभ जी, कि हम में शायद अंदर एक भूख है या ग्रीड है कि हम पहले ना हम इकट्ठा करना चाहते हैं हर चीज को, जो हमारे पास है उसको यूज करने की जगह कि मैं पहले भैया इसको बटोर लूं। तो डेटा का भी यही हो रहा है, हम उसको बटोरने में जुड़े हैं, उसको यूज करने का हम समय नहीं लगा रहे हैं। एंड ये फंडामेंटल इशू है, ये फंडामेंटल इशू है। और जो मेरा मेन एक काफी बड़ा मैंने फ्रेमवर्क बनाया है, बट उस जो मेरा मेन मुद्दा है कि भैया इसको आप टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करने की कोशिश ना करें, इसको आप एक लॉजिकल प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करने की कोशिश करें। लेस इज मोर, या कि आप उसको, आप जो बिग डेटा जिसे बोलते हैं, द बिगनेस ऑफ द बिग डेटा इटसेल्फ इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बिकॉज बिग का मतलब ये नहीं कि ये डेटा जो है जो यूजफुल है, हाँ, तो और हमें लगता है कि हम पहले डेटा इकट्ठा कर लेंगे, उसके अंदर से पता नहीं क्या अनबिलीवेबल इंसाइट अपने आप आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। वो है कि एक बहुत बड़ा जो है ना कि आप एक सुई कहीं पे ढूंढ रहे हैं, वैसा नहीं होता है। तो उसके लिए पहले आपको जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना है। प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए आपको सोचना आवश्यक है, आपको जो एक उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरत है, उस प्रॉब्लम के हिसाब से आपको बोलना है कि इसको क्या डेटा चाहिए, और फिर आप उस डेटा को इकट्ठा करें बनिस्बत कि आप सबको पहले ही एक इकट्ठा कर लें। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये मूल है कि भैया इकट्ठा ना करें, इसको सिर्फ एक टेक्नोलॉजी सोल्यूशन की तरह ना देखें, बट इसको आप जितना कम है उतना बेहतर है। हम लोग जब नितिन जी इलेक्शन में रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं किसी भी लोकसभा या विधानसभा में लाखों की संख्या में वोटर होते हैं, एंड दिस इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू टॉक टू एवरी वोटर, इनफैक्ट वो राजी भी नहीं होंगे बात करने के लिए। सो वी डू रैंडम सैम्पलिंग। तो उसमें हम कुछ यार्डस्टिक अप्लाई करते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग ऐसी हो जिसमें हर स्ट्राटा के, हर सोशल ग्रुप के लोग आ जाएं, एंड देन वी डीप डाइव। तो फ़र्ज़ करिए कि मुझे एक भूमिहीन किसान मिल गया,
मुझे एक कोडर मिल गया, मुझे एक बुक एंथुजियास्ट मिल गया जो पढ़ रहा है, तो मैं 20 से बात करने के बजाय या 20 को खोजने के बजाय, क्योंकि उतना वक्त जाएगा, उनसे तसल्ली से बात करेंगे तो बहुत इंसाइट मिल जाएगा। आप वैसी कुछ बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी वैसी बात उपलब्ध कर रहा हूं। डेटा हाँ। को दुरुस्त ढंग से खंगाल के मेक सेंस आउट ऑफ इट। हाँ बिल्कुल, कि पूरा ऐसे पकड़ने की जगह आप एक जो है छोटा पहले पकड़े, और जो छोटा, जैसे आपने जो बात करी, मैं उसको बोलता हूँ ट्रीज। जैसे पेड़ होता है, पेड़ की ब्रांचेस होती हैं, फिर आप और छोटी ब्रांचेस होती हैं, कि फिर जहाँ पे आपको अंदर जाना है उसके अंदर जाते रहें जाते रहें जाते रहें, बट आप पूरा पकड़ेंगे तो खो जाएंगे। किस तरह की समस्या है जो ये जो हम लोग को बार बार बताया जा रहा है, बिग डेटा एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। कुल जमा सबकी जुगत ये है कि इंसान अगला फैसला क्या लेगा, जिसको अंग्रेजी में बिहेवियरल पैटर्न कहते हैं। सारा खेल इसी बात का है ना। बाजार है, कबीरदास जी 500 साल पहले खड़े थे, अब हम सब खड़े हैं। खैर कोई किसी की नहीं मांग रहा है, सब अपनी जेब की मांग रहे हैं। एंड एवरीबडी वांट्स टू जस्ट प्रिडिक्ट दिस कि ये अगला क्या करेगा, है ना। और उसके लिए हमको बार बार कहा गया कि जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना अच्छा होगा। दैट्स व्हाई कंपनीज दे आर चेजिंग डेटा। उनको आपकी क्या सलाह है? ये गलत बात नहीं है। ये गलत बात नहीं है कि जितना डेटा ज़्यादा हुआ उससे आपका प्रेडिक्शन शायद बेहतर हो सकता है। बट ये जो मुद्दे की बात है सौरभ जी की, जो ये बिग डेटा वर्सेस स्मॉल डेटा, वैसे ही एआई में जेन एआई है जो जिसको एलएलएम या फ्रंटियर मॉडल बोला जाता है, और जो एक एंटरप्राइज मॉडल, उसमें एक अंतर है और उसमें सिर्फ 2 मिनट लगाना जरूरी है जी। कि अगर आपको एक ब्रॉड ट्रेंड चाहिए, ब्रॉड ट्रेंड, तो जितना डेटा ज़्यादा है उतना अच्छा है। जो आपको चैट जीपीटी भी वैसे ही काम करता है। चैट जीपीटी ने क्या करा है, उसने पूरी विश्व का डेटा जो है उसका ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो चैट जीपीटी और बिग डेटा बहुत ही सिनोनिमस कॉन्सेप्ट्स है जी, सेम है वो कॉन्सेप्ट्स। बट कोई भी, जैसे कोई बैंक है, बैंक में आपके लिए एक क्रेडिट डिसीजन लेना है, आप अपने क्रेडिट कार्ड की अर्जी लेके जाते हैं, या आपने अपना क्रेडिट कार्ड प्लेस करा और बैंक का जो क्रेडिट मॉडल है वो रन करता है तब, तो वो उतने एक उस डेटा पे काम नहीं कर सकता है। उस डेटा से बहुत एरर्स होंगे, जो चैट जीपीटी की भी समस्या है जी, बहुत बड़ी समस्या है। चैट जीपीटी के लिए जनरल आपको एक वार्तालाप करना है, कुछ करना है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको स्पेसिफिक कुछ एक चीज चाहिए, तो वो चैट जीपीटी के लिए, ऐसे कोई भी कंपनी चैट जीपीटी को ऐसे यूज नहीं करती है। मेरी जो कंपनी है, विश्व की सबसे बड़े बैंक्स, टेलीकॉम कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ काम करती है, कोई भी चैट जीपीटी को वैसे काम यूज नहीं करता है, बिकॉज उसको आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। वही डेटा की बात आती है कि उनको जब एक इंडिविजुअल के लिए डिसीजन लेना है, वो उस मैक्रो डेटा पे नहीं लिया जा सकता है, बिकॉज वहां पे दैट मैक्रो डेटा इज वेरी गुड फॉर गिविंग अ डायरेक्शनल आंसर, बट वेरी वेरी बैड एट गिविंग अ स्पेसिफिक आंसर, वेरी बैड। और अधिक जो दोनों तरह के सवाल हैं, जो मैक्रो सवाल है, डायरेक्शनल सवाल है, उसके लिए ये मैक्रो डेटा, बिग डेटा, चैट जीपीटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट जो स्पेसिफिक सवाल है उसके लिए ये ठीक नहीं है, उसके लिए आपको नैरो करना पड़ता है। उसके लिए डेटा क्वालिटी नाम की जो चीज है, वो शायद आपके भी प्रोफेशन में डेटा क्वालिटी बहुत ही बड़ा विषय है। बहुत ज़्यादा था। अब हम लोगों का लिखित नियम है, चुनाव भांपना है तो कार्यकर्ताओं से बात मत करो, क्योंकि जिस कैंडिडेट को 100 वोट भी मिलने वाले हैं ना, आउट ऑफ 10 लाख, वो भी ये कहेगा नेताजी जीत रहे हैं, क्योंकि उसको सुबह शाम पूरी चाहिए। तो आप कौन सा डेटा पिक कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है बस। और जितना डेटा बढ़ जाता है सौरभ जी, उतना ही क्वालिटी को इस्टेब्लिश करना कठिन हो जाता है। तो इसलिए शायद आपके अभी इलेक्शन के चीज पे ही रुके, अगर
आपके एग्जाम्पल को ही डेवलप करें, जी जो डिज़ाइन है आपके सैम्पलिंग का या रिसर्च का, वो शायद बहुत ही बड़ी चीज़ है। दैट विल ड्राइव बिल्कुल द सक्सेस और फेलियर ऑफ द काइंड ऑफ इंसाइट्स यू गेट। जी कि मेरे को जो है, जहाँ पे होमोजीनियस डेटा है वहाँ पे मेरे को इतना ही देखना है, जहाँ पे बहुत इसमें वोलेटाइल जो वोलेटिलिटी है जी, उस पे मेरे को सैम्पलिंग ज़्यादा करनी है, बिल्कुल। Isn't it? तो अगर आपने वो जो डिजाइन है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है, isn't it? अगर आपने वो अंधाधुंध कर दिया तो गार्बेज इन गार्बेज आउट है। यही मुद्दे की बात है। जी, हम लोग अक्सर इलेक्शन में ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर नाराज़ वोटर वोट ना दे। तो कई बार वो कैमरा देख के भड़ास निकालते हैं, फिर बोलते वोट किसको दे, बोलते नहीं वोट तो इन्हीं को देंगे, मजबूरी पर गुस्सा भी तो जताना था। सो यू आर वेरी राइट, मतलब वो एक लंबे तजुर्बे से दूसरे लोगों से बात करके, एंड इट्स ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस, मतलब वो आप कभी एक कोई फुल प्रूफ फॉर्मूला नहीं है। तो क्या हो रहा है विश्व की जो कंपनीज में, और शायद ही इंडिविजुअल लेवल पे भी है जी सौरभ जी, कि इस समय जो कंपनीज हैं वो 100 मिलियंस नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो शायद बिलियंस ऑफ डॉलर्स डेटा के ऊपर लगाती हैं कि उसी एक, वो चाहते हैं कि एक बड़ा सुंदर सा घर बन जाए मेरा, उसमें ना बड़ी सुंदर सी पहले एक बेसमेंट है, ये है बेसमेंट यानी डेटा, उस बेसमेंट के ऊपर मैंने अलग अलग फ्लोर बनाए, अलग अलग मैंने एप्लीकेशन बनाए। सौरभ जी कभी वो बेसमेंट ही नहीं बन पाती है, बिकॉज वो डेटा फ्लड ही करता रहता है। इंडिविजुअल लेवल पे भी जो अब डिसीजन मेकिंग है, अब भाई आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ गट फीलिंग पे डिसीजन ले लूंगा। गट ही ठीक नहीं, लोगों को कहाँ से फीलिंग आएगी? गट ही ठीक नहीं है। इतना शहर में कब्ज का इश्तिहार है कि लोगों को गट फीलिंग की दुहाई देनी बंद कर देनी चाहिए। हाँ जी तो, बताइए। तो बट डेटा, अब जैसे मुझे डायबिटीज है तो मैं ये एक कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस लगाता हूँ। आपने वो किस्मी टॉफी खाई तो नहीं है ना? तो मैंने खा लिया, वो थोड़ा मेरे को ये आने से पहले भाई साहब ने एक टॉफी उठाई, फिर बोले मुझे डायबिटीज है। देखिए अब वही है ना कि आप पैराडॉक्स, वही पैराडॉक्स है। बट अब देखिए उससे जो है, अब ये बीप कर रहा था जी, ये बीप कर रहा था। अरे मैं भाई साहब टेंशन में आ गया, मेरा फोन खोना छूट गया क्या? नहीं देखिए अब वो जो है ये स्पाइक आया होगा एक स्पाइक है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस मॉनिटर कर रहा है। ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है हमें, अलग अलग जो एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, जो लोग स्टॉक मार्केट में देखते हैं, डेटा के बिना तो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सो डेटा बहुत अनिवार्य है और हर इंसान को डेटा सीखना ज़रूरी है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ इंग्लिश एंड मैथ्स, जी, ठीक है, दोनों ज़रूरी है, इंग्लिश भी ज़रूरी है, मैथ्स भी ज़रूरी है। बिल्कुल। क्या होता है कि या तो हम इंग्लिश में रहते हैं या मैथ्स में रहते हैं, ठीक है। तो मैथ्स इस दुनिया में सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उससे क्या होता है डेटा से कि आप गलत, डेटा का मतलब ये नहीं कि आप ठीक डिसीजन ले लेंगे, डेटा का ये है कि जो डिसीजन गलत डिसीजन है वो आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बट क्या होता है कि अगर यही डेटा जो है बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप डिसीजन नहीं ले पाए। जी, अक्सर ऐसा होता है, जब होमवर्क ज़्यादा होता है तो हम सो जाते हैं, सुबह उठ के करेंगे। तो ये एक इंडिविजुअल लेवल पे है सौरभ जी, और यही चीज बहुत बड़े एक पैमाने पे कंपनीज के साथ है। तो अच्छा। यही मुद्दा है जो मैंने एड्रेस करने की कोशिश की। एक इसमें टर्म आया यूएसएफ फ्रेमवर्क, आपने कहा है कि इसको अडॉप्ट किया जा सकता है, थोड़ा इसको लेमन की लैंग्वेज में समझाएंगे मेरे नौजवान दोस्तों को? हाँ, ये जो 7 जो ब्लाइंड, अब आपने वर्ड मेरे को थोड़ा टोक दिया, तो दृष्टिहीन, मुझे भी किसी ने टोका हाँ, था। नहीं, तो नहीं, वो बिल्कुल सही बात है, हम सबको इवॉल्व करना चाहिए जी। तो जो 7 दृष्टिहीन वाली जो बात है उसको एड्रेस करने के लिए मैंने एक ये फ्रेमवर्क बनाया है जी, कि जो डेटा को अलग अलग लेवल पे देखता है। तो सबसे ऊपर है जो हमने काफ़ी सौरभ जी, हमने बात करी कि जी। डेटा को पहले नैरो करा जाए, बिग डेटा को पहले आप नैरो करो, ठीक है, वो पहला स्टेप है कि हम उसको एक अपना लॉजिक से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से पहले डिफाइन करें कि भैया प्रॉब्लम क्या है, और उसका हम जो आपने बोला ना ट्री बनाएं, ठीक है।
दूसरा फिर लेयर आती है कि भैया ये आज के विश्व में क्या डेटा है जो अनिवार्य है, ठीक है। और मैंने उस डेटा को, वो दूसरी लेयर है जिसमें 3 चीजें हैं। पहला मैंने बोला है कि अब दुनिया में पहले जो था सौरभ जी, डेटा एक बहुत ही स्केर्स कमोडिटी थी और जनरली वो जो कंपनीज है उनके अंदर होता था। अब डेटा इतना फैल गया है कि डेटा जो है वो अधिकतर बाहर है और बहुत ही अबंडेंट है। सो पहली चीज है कि अब हमें एक सोर्स नहीं बट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा को इकट्ठा करना है। जैसे आपकी इलेक्शन कवरेज में भी यही होता है अभी। जी बिल्कुल, मल्टीपल सोर्सेज हैं जो एक, अब तो वो एक कंसेंसस एस्टिमेट कुछ आपका निकलता है। पहली बात ये है। दूसरा है कि जो डेटा है वो रियल टाइम, ये दुनिया रियल टाइम है। पहले डेटा होता था वो बैच में होता था कि बात कल हुई, आज मैं उसको प्रोसेस कर रहा हूं, ठीक है। अब दुनिया में अधिकतर डेटा जो है रियल टाइम है, ठीक है। तीसरी बात हुई और ये बहुत ही अहम बात है कि अब विश्व में अधिकतर डेटा सबको अवेलेबल है, सबको अवेलेबल है। अब एआई से भी यहाँ पे इसको हम जोड़ें कि जो एलएलएम्स हैं, एलएलएम्स ने क्या करा, उन्होंने पूरी दुनिया का डेटा को हजम कर लिया, ठीक है। तो अब वो डेटा अवेलेबल है, तो एक सवाल उठता है कि भैया फिर डिफरेंशिएशन क्या है, आप कैसे जीतेंगे? अगर मेरे पास आपके पास सेम चीज है तो कैसे जीतेंगे? तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो हर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, कंपनी के लेवल पे, देश के लेवल पे बहुत जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट है प्रोप्राइटरी नॉलेज, प्रोप्राइटरी डेटा जो सिर्फ मेरे पास है। तो वो शायद आपका भी है, आप एज अ जर्नलिस्ट आपका कुछ चीजें हैं जो आपकी प्रोप्राइटरी हैं, इजंट इट? कि जैसे आपकी दाल है, दाल में थोड़ा सा तड़का लगाते हैं नमक मिर्च का, उससे सारा फ्लेवर आता है, इजंट इट? वो प्रोप्राइटरी डेटा है। और ये जो जहां पे इस दुनिया में जहां पे डेटा का ये एक एक्सप्लोजन, विस्फोट है, वो एक प्रोप्राइटरी डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है। ये एक नेक्स्ट लेयर है। फिर आती है टेक्नोलॉजी लेयर, ठीक है, क्योंकि उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो और टेक्नोलॉजी लेयर का मेन मूल ये है कि अब ये क्लाउड पे है, ठीक है। अधिकतर अभी भी कंपनीज जो हैं वो अपने एक थोड़ा अपने घर के अंदर रखना चाहती हैं, ठीक है। बट जो डेटा इतना बढ़ रहा है कि उसको क्लाउड पे ही हम मैनेज कर सकते हैं, तो उसको मैं ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाऊंगा। और फिर दूसरी लेयर्स आती हैं, जो एक आता है कि अब ये डेटा को मैनेज कैसे करें। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं दूंगा विच इज टू स्पीड। टू स्पीड, 2 गति से आपको चलना है। एक गति है कि आप कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको बोले मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उसके लिए क्या डेटा चाहिए और आप ऐसे जाएं, ठीक है। दूसरी गति है कि आप बोले कि मैं पहले एक बड़ा पिक्चर बना लूं कि मुझे क्या करना है, उसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं इसको पूरा इकट्ठा कर लूं, ठीक है। हम अधिकतर अपनी जो है एक पर्सनल लाइफ में भी यहाँ तो एक स्पीड पे भागते हैं या दूसरी स्पीड पे भागते हैं। कंपनीज के लिए भी उतना ही वैसे ही होता है ये। और ये पैराडॉक्सेस की हमने बात करी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोनों गति पे आप भाग पाए। आप एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाए बट साथ साथ एक जो बड़े तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो भी कर पाए। नेक्स्ट चीज आती है जिसे मैं बोलता हूँ डेटा डेमोक्रेटाइजेशन। एक भारी वर्ड है, ये भारी वर्ड है इसका बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अभी तक सौरभ जी डेटा जो है ना एक वो स्केर्स कमोडिटी था। कोई भी मैनेजर था या शायद आपके प्रोफेशन में भी कि वो एक डेटा को पकड़ के रखता था कि भाई ये तो मेरे पास है। डेटा वॉज पावर, इजंट इट? जी। अब क्या है कि डेटा इतना फैल गया है कि सबके पास अवेलेबल है, तो भाई वो पावर कहां गई? जब ये फैल ही गया है तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर है कि सबको अवेलेबल कर दें, आप सबको अवेलेबल कर दें। अब जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यही कर रहे हैं ना जी। पहले तो था कि इतनी ये
चीज़ है, ये तो सिर्फ इकोनॉमिस्ट में आ रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में आ रही है, अब तो हर जगह है ना वो चीज़, ठीक है। सो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेटा इज अ वेरी वेरी बिग फिनोमेना एंड अ वेरी बिग फोर्स। ये बताइए सर, आपने कहा कि सबको उपलब्ध कर दें। भाई साहब या बहन जी सामने बैठे हैं और इन्होंने मान लीजिए गूगल किया कि साहब एक सेरेमिक की, आप देवी जी सेरेमिक में काम करती हैं, गिलहरी खरीदनी है, या माचू पिच्चू देखने जाना है, कोलंबिया जाना है, कहीं भी जाना है ना। इनने एक जगह सर्च किया, थोड़ी देर बाद ये पहुंची इंस्टाग्राम पे, जहाँ ये देख के अभी जल भुनी रही थी कि मेरी दोस्त दुष्ट क्लास में पीछे रहती थी, कितनी अच्छी अच्छी फ़ोटो पोस्ट कर रही है और मैं यहाँ खड़ूस बॉस के साथ डील कर रही हूँ, और अचानक से इनको वहाँ पे भी गिलहरी दिख गई। और शाम को जब ये फेसबुक पर थी या व्हाट्सएप पर इनको एक मैसेज आ गया कि फ़लानी एयरलाइंस की ये डील है। हम जब इंटरनेट पर अपने आप को बरत रहे होते हैं हिंदुस्तानी, तो हमें लगता है कि हमारा बहुत 1 on 1 है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद हमको लगता है कि हमारे साथ धोखा हो चुका है। अच्छा, धोखे की हमको आदत है क्योंकि हम लोग सरकार वगैरह से डील करते हैं, लेकिन मतलब ये इंटरनेट ये सब ना करे। तो जो आप कह रहे हैं ना, डेटा की उपलब्धता और उसकी इंटरकनेक्टिविटी, भारत, हम मतलब बाकी चीज़ों में तो नंबर 1 पता नहीं कितने हैं, पर आबादी में तो हो ही गए हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमको लगता है कि हम डेटा में भी शुरू हो सकते हैं क्योंकि हम आबादी में सबसे ज़्यादा हैं। कैसे, मतलब हाउ इंडिया शुड यूज़ दिस? एक ह्यूमन कैपिटल तो है, क्योंकि बार बार बात यहाँ पर अटक रही है कि तथ्यों की उपलब्धता, आप डेटा कह रहे हैं, मैं उसको फैक्ट्स कह दे रहा हूँ समझ के लिए, सबके पास है, इट्स अवेलेबल, 1 क्लिक पर अवेलेबल है। हाउ टू मेक सेंस ऑफ इट एंड देन हाउ टू यूटिलाइज इट एंड कैपिटलाइज इट फॉर योर ओन बेनिफिट। और जो एक सबसे बड़ी चीज़ है जिसका जिक्र आपने अपनी इस किताब में भी किया है, वो ये है कि तमाम लोग खौफजदा हैं, और ठीक खौफजदा हैं फ़िलहाल के लिए। नौकरियां जा रही हैं। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ, 2 रोज़ पहले हमारी एक हिंदुस्तानी दोस्त हैं, टेक्सास में रहती हैं, उनको पहला ईमेल आया कि छटनी होने वाली, और दूसरा ईमेल आया कि तुम्हारे डायरेक्टर के साथ 1 on 1 कॉल है। शी गॉट द सिग्नल, राइट। और ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में हो रहा है। तो ऐसे में क्या करें हम, हाउ टू मेक सेंस ऑफ ये सारी चीज़ें? सौरभ जी, 2 महत्वपूर्ण इश्यूज के बारे में आपने बात करी जी। पहला आपने जो बात करी कि जिसे बोलते हैं हाइपर पर्सनलाइजेशन, कि कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस, जी, कि आपने कुछ शेयर करा कहीं पे सोशल मीडिया पे, वो सिग्नल पिक हो रहा है, और वो सिग्नल पिक हो रहा है, और उससे कोई एआई एक पूरा कर रहा है कि अच्छा सौरभ जी को तो ये चाहिए, और वो आपको दिखा रहा है। और जब वो आपको दिखा देता है, फिर आपको लगता है कि भैया ये कैसे हो गया, ये तो मेरी दिल की बात इन्होंने कैसे जान ली। तो इसे हाइपर पर्सनलाइजेशन बोलते हैं, और ये इस समय एआई का एक बहुत बड़ा यूज केस है, बट ये एक ट्रबलिंग यूज केस भी है। जी बिल्कुल, हम मांगते हैं प्यार, वो दिखाता है प्रोडक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सैम ऑल्डमैन जी ने बोला कि नहीं मैं लव के लिए नहीं जाऊंगा चैट जीपीटी पे, लव एंड विजडम। जी, हाँ, बट कर तो यही रहे हैं, तो लव को रिप्लेस कर रहे हैं, इजंट इट? तो ये एक बहुत ट्रबलिंग मुद्दा है, जिसमें जो मैंने अपनी किताब में मास्टरिंग डेटा पैराडॉक्स में इसकी काफ़ी मैंने चर्चा करी है, कि जहाँ पे डेटा डेमोक्रेटाइजेशन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहीं पे डेटा प्राइवेसी जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है। और इसके लिए सौरभ जी ग्लोबल स्टैंडर्ड बनना बहुत ही अनिवार्य है। मैं जनरली स्टैंडर्ड्स के और गवर्नेंस का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, जिससे शायद मैंने भी थोड़ा आपकी भावना देखी है सरकार के बारे में, तो मेरी भावना नहीं मैं बहुत बड़ा फैन हूँ देश का, देश और देश का फैन हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सरकारों को सजग रखूँ। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। देश और सरकार अलग अलग चीज़ें हैं। वैसे ही मैं वर्ड यूज़ करूँगा एक कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में, गवर्नेंस। जी, तो मेरे को गवर्नेंस जनरली बहुत पसंद नहीं है, बिकॉज मेरे को लगता है कि गवर्नेंस से जो इनोवेशन रुक जाती है, और जो एक ह्यूमन पोटेंशियल है उसका एक्सप्रेशन कहीं पे रुक जाता है। तो जब एआई की इतनी बात होती है, स्पेशली हमारे देश में, अभी पिछले कुछ दिनों में एआई समिट भी हुआ, बहुत बात हुई सेफ ट्रस्टेड एआई, तो मैं थोड़ा सा उससे घबरा जाता हूँ कि भाई पहले बना तो लो, फिर उसको पुलिस कर लेना।
ठीक है, कि पहले ही चले आप, पहले दरोगा जी आ गए तो पहले उसको कर तो लो कुछ। बट ये जो डेटा प्रिवेसी एक ऐसा इशू है जहां पे मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूं कि भाई इसको कंट्रोल करना जरूरी है। बिकॉज अभी आप कुछ भी एक एप्लीकेशन पे जाते हैं, आप फेसबुक पे गए, एक्स पे गए जी, आपने साइन अप किया, आपके पास 2-4 पेज का एक कुछ आया, आपने जल्दी उसको स्क्रॉल, आई एग्री, भाई पढ़ा आपने कुछ, आपको पता है क्या लिखा है उसमें, आप कर ही नहीं सकते हो। बट अगर आप कुछ भी और प्रोडक्ट लेने जाते हैं, आप गाड़ी लेते हैं, तो उसमें क्लियर है कि अगर यूरो 3 स्टैंडर्ड है, यूरो 4 स्टैंडर्ड है, तो उसका ये मतलब है। आप गाड़ी छोड़िए, आप चिप्स लेने जाते हैं, चिप्स के पीछे भी लिखा हुआ है ना कि भाई इसकी क्या कैलोरीफिक वैल्यू है, क्या इसमें क्या क्या गंद डला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ना, पढ़ सकते हैं उसको। तो अभी ये जो प्रिवेसी है, ये एक बहुत बड़ा एक जो बैलून है जो डेटा और एआई का, इसके लिए ये एक पिन है जो इसको प्रिक करके कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, तो ये पहली बात तो कि ये जो इसमें अगर डेटा और एआई का आगे बढ़ना है, डेटा प्रिवेसी स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। ये सेफ और ट्रस्टेड एआई में इतनी जो बात है, इसमें पहले ये मुद्दा कर लें। ठीक है, तो एक पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात जो एक बहुत ही बड़ा और इमोशनल टॉपिक है, विच इज ऑन जॉब्स। जी, ठीक है, तो उस पर आते हैं, उसको डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। देखिए, जो स्पेशली एआई, देखिए डेटा से तो जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है, डेटा से जॉब्स क्रिएट होंगी, बट एआई से बहुत 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 बड़े पैमाने पे जॉब्स जाएंगी। जो मेरी तीसरी किताब है ह्यूमन एज, वो मैंने लिखी इसलिए सौरभ जी, बिकॉज जब मैंने एआई, अब डिजिटल डेटा के बाद वो थोड़ा लॉजिकल था कि मेरी तीसरी किताब एआई के बारे में होगी। पहली 2 किताबें तो मैंने थोड़ा बिजनेस टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से लिखी हैं। जब मैंने तीसरी के बारे में सोचना स्टार्ट करा तो मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो बिजनेस से तो बहुत बड़ी चीज है कि एआई जो है इज बिकमिंग मोर ह्यूमन देन ह्यूमंस। उस जो एक रेस में वी एज ह्यूमंस आर बिकमिंग नैरोअर, वी आर बिकमिंग मोर लाइक मशीन्स। अब उसका सो व्हाट क्या है, उससे क्या हो रहा है कि भाई जो बहुत सारे काम थे जो ह्यूमंस करते थे, अब वो एआई कर रहा है। और जो रिसर्च जब मैंने देखी, डेटा जब मैंने देखा, फैक्ट्स मैंने देखे, और बड़ा उस पर कंसेंसस था सौरभ जी कि अगले 15 साल में 35 से 50% जॉब्स जाएंगी दुनिया में। नई किस्म की जॉब आएंगी भी भाई नई आएंगी, बट इतना गिवन नहीं है। अगर आप एक सिंपल चीज देखें कि इस समय एंथ्रोपिक की बहुत बात हो रही है, क्लॉड, आपने एंथ्रोपिक सुना होगा, कितने इंजीनियर है उसमें, मतलब कपल ऑफ 100 इंजीनियर्स, और पूरी दुनिया को हिला दिया। एक उनकी अनाउंसमेंट निकलती है और आईबीएम का जो मार्केट वैल्यू है 30 बिलियन गिर जाती है। ठीक है, कि कंपनी जहां पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग हैं जी, ठीक है। तो ये जो अभी दिस टेक्नोलॉजी सौरभ जी इज वेरी ह्यूमन एफिशिएंट। इसको बनाने के लिए आपको लाखों लोगों की जरूरत नहीं है। तो जो रिप्लेस हो रहा है और जो ऐड हो रहा है उसमें बहुत गैप है। बट अपॉर्चुनिटी है, और एंड हियर इज द अपॉर्चुनिटी कि एआई के रहते हर इंडस्ट्री का एक डिसरप्शन होगा, इंक्लूडिंग मीडिया। ठीक है, एजुकेशन आप सोच लें, हेल्थ केयर सोच लें, फंडामेंटल, ये सिर्फ मैं फाइनेंशियल सर्विसेज और रिटेल टेलीकॉम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एकदम जो हमारी हर रोज की जो इंडस्ट्रीज जो हमें टच करती हैं उनमें एक बहुत बड़ा डिसरप्शन होगा। वो जो डिसरप्शन है सौरभ जी, वो जरूरी नहीं है कि बड़ी कंपनीज उसमें जीतेंगी जी, ठीक है, बिकॉज डिसरप्शन के लिए ना आपको बहुत अलग तरह की सोच चाहिए। आपको वो बड़ी कंपनीज के लिए बहुत कठिन होता है। आपने तो उल्टी गंगा चला दी, बिकॉज काफी आपके तो जो और मित्र और पीयर्स हैं वो तो बड़े छोड़ के अपना अलग अलग सेटअप कर रहे हैं जी, ठीक है, बिकॉज ये जो डिसरप्शन है इसमें शायद ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, ये स्टार्टअप्स के लिए है। और अगर वो चीज होती है, मैं उससे बोलता हूँ सुनामी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हर घर व्यापार अगर वो होता है तो वो ही मेरे को एक चांस दिखता है कि जितनी जॉब्स जाएंगी उतनी शायद हम पैदा कर पाए। 1:1 जो रिप्लेसमेंट इतना आसान नहीं है।
पर इस तरह की बात तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ज़माने में भी कही गई थी कि साहब मशीनें आएंगी तो इंसान क्या करेंगे। तो जो एआई के हिमायती हैं वो यही कहते हैं कि इंसान ऐसी तमाम बाधाओं को लगातार पार करता है और एडेप्टेबिलिटी की ही वजह से तो हम सर्वाइव कर पाए। हाउ डू यू लुक एट इट? नहीं नहीं, बिल्कुल वो बात, तभी मैंने किताब लिखी है ह्यूमन एज इन द एआई एज। जी। तो मैंने निराशावादी किताब नहीं लिखी है, मैंने एक आशावादी में किताब लिखी है। और मैं जो आपने अभी बात बोली, मैं उसका एक बहुत ही, मैं उसको मानता हूँ कि एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर वेरी अडेप्टिव। हम बहुत सारे होमो स्पीशीज थी, हमने सब आगे निकल गए हम, ठीक है, हमको धक्का मार के थोड़ा सा, क्योंकि हम, जो आपने एक वर्ड यूज करा कि हम अडेप्टिव हैं बहुत। बट मेरा ये भी मानना है कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए सौरभ जी। इसको हमें इसे बोलते हैं ना कि एक रोज टिंटेड ग्लासेस, उससे अपने को एक, उससे हमें ऐसा नहीं है, हमें वी शुड सी रियलिटी फॉर व्हाट इट इज। द रियलिटी अभी जो बात होती है, या तो हम बोलते हैं कि भाई एआई क्या अमेजिंग चीज है, सैम ऑल्टमैन जी तो आके यही बोलेंगे ना। जी जी बिल्कुल, ठीक है, तो इससे बढ़िया ये तो सब, जो इंसान की कैपेबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, और हम तो बस कुछ हमें करना ही नहीं, बस बैठ के घर में बैठ के पैसे बटोरो। हाँ, अभी मैं कल परसों का एलन मस्क का भी स्टेटमेंट देख रहा था, तो वो यही बोले कि हम रोबोट बना देंगे और वो बस दुनिया की सारी समस्याओं को हल करने लेंगे। की जरूरत ही नहीं है, बस बैठो आप आराम से। व्हाट अ हॉरिबल लाइफ विल दैट बी सौरभ जी, बहुत ज्यादा। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू। या हम बोलते हैं कि भैया अब तो ह्यूमंस के लिए कोई सीन ही नहीं है, हम तो एजीआई हो जाएगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो जाएगी, तो कुछ बचेगा ही नहीं। अरे भैया, जो मेरा मानना है कि the reality, like in most things, is between 0 and 1, is between the extremes. ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक कुछ नया क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ी पावर है। ये इसका पता मूल क्या है? Why is AI so special, सौरभ जी? बिकॉज ये शायद पहली बारी हुआ है मानव की एक पूरी जर्नी में कि पूरा विश्व का जो डेटा है वो किसी ने ग्रहण कर लिया, किसी ने ग्रहण कर लिया, ठीक है, और उसको जो है एक कॉन्टिन्यूस, उस चीज को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव किया जा रहा है। वो तो एक बड़ा सिंपल लॉजिक है ना कि एनीथिंग विच इज कंपाउंडिंग, विच इज लर्निंग एंड विच इज कंपाउंडिंग एवरी डे इज अनस्टॉपेबल, ठीक है। तो ये दो चीजें जब आप मिलाते हैं कि पूरे विश्व का डेटा ग्रहण कर लिया है, अब जैसे हमारे भारतीय जो फिलोसॉफिकल विजडम में हम बात करते हैं कि जो एक हमारा सेल्फ है, एक उसमें बुद्धि लेयर है, जो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो ऐसा नहीं कि आप में मेरे में अलग है, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस सब में है। फिर एक अहम है, मेटा लेयर, एक मनस है, जो मेरा, जो आई मी माई सेल्फ। एक ह्यूमन का जो कनेक्शन है उन लेयर्स का, वो कम हो रहा है, और मशीन ने वो चीज को रेप्लिकेट कर लिया है। जो ये LLM है वो बुद्धि की तरह है। They are paying more attention towards the behavioral pattern, towards emotions, towards the emotional quotient, और हम ज्यादा यांत्रिक होते जा रहे हैं। Is that what you're saying? Yes, yes, but even more than that, even more than that, कि जो हम डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं, हम डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं सोशल मीडिया से, हम जुड़ते हैं, बट इट इज वी आर स्टिल लाइक इन अ डिजिटल कोकून, ठीक है। हम जो बुद्धि की बात करते हैं, विजडम की बात करते हैं, मैंने मास्टरिंग डेटा पैराडॉक्स और ह्यूमन एज दोनों में विजडम की काफी बात करी है। प्रज्ञा, विवेक, वो कहाँ से आता है? वो सिर्फ वो रिफ्लेक्शन से आता है, वो थोड़ा शांति से आता है, लेटिंग थिंग्स सिंक इन, विपश्यना से आता है, वो विपश्यना से आता है। इसलिए आप तो करके आए हैं। जी बिल्कुल, लगा आपको थोड़ा सा, बहुत ज्यादा उससे आता है। बट इतना हमारा, इतना तीव्र गति से ये हमारी अब लाइफ चल रही है कि हम उसको हम नहीं कर पाते। पहले हम किताब पढ़ते थे, अब किताब नहीं पढ़ते, हम जो एक्स पे छोटे छोटे ट्वीट्स पढ़ के खुश, हमें लगता है कि हमने पढ़ लिया। तो हमारी वो विजडम कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और वही जो एआई है, एआई की अलग अलग लेयर्स हैं सौरभ जी। ये जो